हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास को लेकर आया हूं और कॉमर्स की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने बिहार स्टेट के बारे में आप लोगों की अच्छी तरीके से जानकारी करवाई हुई थी और अच्छी तरीके से आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के बारे में बताया था। बिहार स्टेट करके मैंने वीडियो भी बनाया था पहले आप लोगों को, और आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार भी दिया था उस वीडियो को। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत सी भर्तियां आई हुई हैं, मतलब कि बहुत सी वैकेंसी आई हुई हैं, लगभग 1,70,000 वैकेंसी आई हुई हैं। लेकिन उसमें से कॉमर्स की वैकेंसी को हम लोगों को देखना होगा। बहुत सी वैकेंसियां अलग अलग आई हुई हैं, अलग अलग अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो कि भौतिक विज्ञान में अलग है, हिंदी में अलग है, संस्कृत, इस प्रकार से अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं। तो कॉमर्स की हम लोग आज से अपने चैनल पर, एसपी एजुकेशन चैनल पर आज से हम लोग कॉमर्स की तैयारी को करने वाले हैं और ऐसी तैयारी को करने वाले हैं। ये सारे के सारी क्लासें आप लोगों को आपके हिसाब से नहीं रहेंगी। सिलेबस को आप लोगों ने देख लिया है कि सिलेबस, कुछ हिस्सा सिलेबस का मालूम है, क्योंकि बिहार स्टेट में कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी। बिहार स्टेट जिन लोगों ने दिया था तो उसका मैंने सिलेबस भी डाला हुआ है बिहार स्टेट का। अगर नहीं आप लोगों ने देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। उसी से रिलेटेड कुछ सिलेबस को हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, और जैसे ही पूरा विस्तृत जो है सिलेबस बिहार शिक्षक भर्ती का कॉमर्स का अगर आ जाता है तो उस पर भी हम लोग जल्द से जल्द बात करने वाले हैं। लेकिन अगर पुरानी परीक्षा को देखें, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी होगी और अभी से हम लोगों को इसमें लगना होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें अच्छी खासी पूछी जाती है बिहार स्टेट में। आप लोगों ने भी देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, जो क्लास 11th की हम लोगों की आती है। तो क्लास 11th में जो बातें हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सिलेबस का आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो सिलेबस कीजिए आप लोग। सिलेबस अभी तो फिलहाल पूरा नहीं है, लेकिन कुछ सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस हम लोग जरूर डाल सकते हैं आप लोगों को, और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा पढ़ेंगे हम लोग, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग वैकेंसी अलग अलग से आई हुई है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप से अलग आई हुई है, अकाउंटिंग से अलग आई हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छी तरीके से इसकी तैयारी को करने वाले हैं। सभी तैयारी आप लोगों को, कॉमर्स से रिलेटेड तैयारी आप लोगों को एसपी एजुकेशन पर मिल जाएगी, और मैंने बहुत सी क्लासें आप लोगों की बना दी हैं। आप लोग देखिए, चैनल में विजिट करके अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयारी करने का वीडियो मिल जाएंगे। बहुत से जो वीडियो हैं आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज से अपनी तैयारी को करते हैं, और हम लोग 35 क्वेश्चन, लगभग में आज के 35 क्वेश्चन अकाउंटिंग के हम लोग 35 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग में पूछे जा सकते हैं। तो उनको हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं आज की क्लास में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले से हम लोगों का जो सेट नंबर है, सेट नंबर बना के हम लोग करेंगे, कि जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोगों ने कितने सेट नंबर कर लिए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती हम लोगों का है, इसको हम लोग करने वाले हैं। इसकी तैयारी को हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं, और कॉमर्स से संबंधित हम लोग जानकारी को, कॉमर्स से संबंधित हम लोग अपनी तैयारी को करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर पूछा जाता है कि लेखांकन जो है वो लेखांकन किसकी भाषा है, तो लेखांकन व्यवसाय को, लेखांकन को जो है, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। और इसके उद्देश्य के बारे में पूछा गया है कि उचित लेखा रखना, सही लाभ हानि ज्ञात करना। लेखांकन का उद्देश्य पूछा है, और वो भी कौन सा, मेन ऑब्जेक्ट पूछा है कि लेखांकन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सही लाभ हानि ज्ञात करना, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना, अत्यधिक लाभ कमाना। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है हम लोगों का सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। लेखांकन का ये मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? लेखांकन पुस्तपालन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है,
तो याद रखिए, आप लोग एक बात याद रखिए कि लेखांकन कार्य जहां समाप्त होता है वहां पर पुस्तपालन कार्य जहां समाप्त होता है वहां लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। इस बात को याद रखिएगा कि पुस्तपालन कार्य जहां समाप्त होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये पॉइंट को कि पुस्तपालन जैसे बुक कीपिंग बोलते हैं, पुस्तपालन कार्य जहां समाप्त होता है, पुस्तपालन कार्य जहां समाप्त होता है, लेखांकन कार्य वहीं से प्रारंभ होता है। लेखांकन कार्य वहीं से प्रारंभ होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो लेखांकन जो है पुस्तपालन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है, उत्तरवर्ती प्रक्रिया है, सार्थक प्रक्रिया है या फिर निरर्थक प्रक्रिया है। तो या तो पूर्ववर्ती होगी या उत्तरवर्ती होगी। तो लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरवर्ती हम लोगों की प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में 3 नंबर में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक लेखांकन में सम्मिलित है, पब्लिक अकाउंटिंग में कौन सी बात सम्मिलित होती है? फर्म का बजट बनाना, अंकेक्षण एवं कर नियोजन करना, सरकार के लेखे रखना या फिर विश्वास पर कार्य करना। तो सार्वजनिक लेखांकन में कौन सी बात सम्मिलित की जाती है? सार्वजनिक लेखांकन में कौन सम्मिलित है? फर्म का बजट बनाना, अंकेक्षण करना, कर सरकार के लेखे रखना या फिर विश्वास पर कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षण एवं कर नियोजन करना अंकेक्षण एवं कर नियोजन सार्वजनिक लेखांकन में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि लेखांकन एक पेशा है। लेखांकन एक पेशा है। देखो, पेशा वह काम होता है, प्रोफेशन जिसे बोलते हैं, जो पढ़ लिख कर किया जाता है, जिसकर किसी का अमल लोगों को अध्ययन करना पड़ता है। इसके सिद्धांत होते हैं, इसकी संकल्पनाएं हैं, इसमें ज्ञान, अनुभव, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो पेशा में क्या है? बिजनेस तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पेशा वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें ज्ञान, अनुभव और बुद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति एक हरा लेखा प्रणाली, जिसे हम लोग सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, महाजनी पद्धति, दोहरा लेखा प्रणाली या फिर दोहरा खाता प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति कौन सी पद्धति मानी जाती है और इसकी शुरुआत किसने की, कब की, किस पुस्तक से की, इन बातों को याद रखिएगा। तो लेखांकन की जो पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लेखांकन समीकरण नहीं है। अब लेखांकन समीकरण होता क्या है? तो लेखांकन समीकरण जैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, लेखांकन समीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं, लेखांकन समीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या होता है? लेखांकन समीकरण बराबर क्या होता है? लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो इसमें जो होता है पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व बराबर किसके होता है? तो पूंजी प्लस दायित्व बराबर किसके होता है? संपत्ति के। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होता है? तो इसको होता है एसेट के बराबर होता है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो होता है वो एसेट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया है, नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, पूंजी
इसके ऑप्शन जो हैं वो थोड़े से इसमें अलग लिखे हुए हैं। एक सेकेंड। पूंजी बराबर यहाँ पे लगा हुआ है, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व के। तो पूंजी प्लस जो है ये दायित्व जो संपत्ति में ऐड है, ये इक्वेशन गलत है। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व ये भी हो सकता है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व ये तो है ही लिखा हुआ है। और ब्राह दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी तो ये भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग अगर घुमा के भी देखते हैं तो ये 3 इक्वेशन ही बनेंगी। इनको अगर हम लोग घुमा के देखते हैं तो ये 3 इक्वेशन ही बनती हैं हम लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? इनमें से क्या सही है? इनमें से क्या सही है? पुस्तपालन के बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है। पुस्तपालन के बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है। पुस्तपालन के बाद अंकेक्षण प्रारंभ नहीं होता है। पुस्तपालन के बाद अकाउंटिंग प्रारंभ होती है, लेखांकन प्रारंभ होता है, और अकाउंटिंग के बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन कार्य प्रारंभ होता है। तो सही बात पूछी गई है, तो यही बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग लिखना चाहे तो पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने के बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है तथा लेखांकन का कार्य समाप्त होने के बाद अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। ऑडिट जिसे बोलते हैं, अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। तो मैं पॉइंट देखो, मैं सारी चीजें नहीं लिख पा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन पॉइंट की बात हम लोगों को बिल्कुल करनी होगी, समझना तो बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि लेखांकन की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का मुख्य कार्य है। लेखांकन की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसका जो प्रमुख कार्य होता है, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करना, खतौनी करना, लाभानी खाता बनाना। तो मुख्य कार्य पूछा गया है, तो मुख्य कार्य है हम लोगों का प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों को रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। लेखांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? हित रखने वाले पक्षकार को सूचना देना, बिल्कुल है, ये तो उद्देश्य होता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, ये भी उद्देश्य होता है, ये दोनों उद्देश्य होते हैं। नीति निर्धारण में सहयोग करना, ये भी उद्देश्य होता है। अंकेक्षण कार्य समाप्त करना, इसका ये उद्देश्य नहीं होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछा गया है कि लेखांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो एक सेकंड, ये भी तो हम लोगों का उद्देश्य होता है, नीति निर्धारण करना और अंकेक्षण कार्य संपादित करना ये हम लोगों का लेखांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो ये उद्देश्य नहीं होता है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसी प्रकार से हम लोग सेट को करने वाले हैं, कोई फालतू बातें नहीं करेंगे, बस आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि राजकीय लेखांकन आधारित है। राजकीय लेखांकन जो है वो आधारित होता है, किस पर आधारित होता है राजकीय लेखांकन? तो स्फीति लेखांकन पर आधारित होता है, एक हरा प्रणाली पर आधारित होता है, साख प्रणाली पर आधारित होता है, या फिर दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। तो राजकीय लेखांकन किस पर आधारित होता है?
तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजकीय लेखांकन किस पर आधारित होता है। तो जो राजकीय लेखांकन है वो एक हरा प्रणाली पर आधारित होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का एक हरा प्रणाली जो होती है वो हम लोगों की राजकीय लेखांकन पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हरा प्रणाली पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। आधुनिक मतलब कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जो जनक है वो किसको माना जाता है, वॉटली बॉय को माना जाता है, एटली को माना जाता है, लुई प्रथम को माना जाता है, या फिर लुकास पेसियोली को माना जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, लेखांकन के इतिहास की बात करें, तो लेखांकन का इतिहास आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि इसकी जो शुरुआत की है लुकास पेसियोली ने की है। तो लेखांकन का जो है, लेखांकन का जो जन्म है, लेखांकन का जन्म की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुकास पेसियोली हो जाएगा। और उन्होंने अपनी पुस्तक कब लिखी थी, तो अपनी पुस्तक 1494 ईस्वी में लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था, तो पुस्तक का जो नाम था वो था डी कंप्यूटिसेप स्क्रिप्ट्स। तो इसका जो पुस्तक का नाम था, तो पुस्तक का नाम क्या था, डी कंप्यूटिसेप, एक सेकेंड, पुस्तक का जो नाम था उसे बोलते हैं डी कंप्यूटिसेप स्क्रिप्ट्स। तो ये पुस्तक का नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुकास पेसियोली इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1494 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इटली के वेनिस नगर में। दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है, तो खतौनी की बात हम लोग किस अवस्था में करते हैं, सारांश की अवस्था में करते हैं, प्रारंभिक लेखे की अवस्था में करते हैं, वर्गीकरण की अवस्था में करते हैं, या फिर अंतिम खाते की अवस्था में करते हैं, अंतिम खाता बनाने की अवस्था में हम लोग अगर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग लेखांकन प्रक्रिया पूछे, अगर कोई आप लोगों से लेखांकन प्रक्रिया पूछता है, लेखांकन प्रक्रिया, अब अगर लेखांकन प्रक्रिया अगर कोई आप लोगों से पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों के होंगे लेन देन, या फिर हम लोगों के होंगे व्यवहार, लेन देन होंगे या फिर होंगे हम लोगों के व्यवहार। फिर उसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो उसके बाद हम लोगों को व्यवहार, अगर लेन देन होंगे तो उनको हम लोग लिखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिखना या फिर दर्ज करना, लिखना या फिर दर्ज करना। और दर्ज करने में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग बनाएंगे जर्नल को। और जर्नल हम लोगों की कौन सी पुस्तक होगी, तो प्रारंभिक पुस्तक मानी जाएगी। जर्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभिक पुस्तक में रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखने के बाद उनका करेंगे वर्गीकरण, उनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण में हम लोग क्या बनाएंगे, तो हम लोग करेंगे खाता वही करेंगे। और खाता वही जो है, तो खाता वही को हम लोग लेजर बोलते हैं, लेजर बनाना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग सारांश निकालेंगे। मतलब सारांश का मतलब होता है कि उनके जो खाता वही बनाने के बाद अगर हम लोग सारांश की बात करें तो तलपट बनाएंगे, और तलपट जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग परिणाम निकालेंगे। और परिणाम को हम लोग किस में रखते हैं, तो परिणाम हम लोगों के अंतिम खाते में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हम लोग इनकी बात करते हैं, जैसे वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, परिणाम निकालना। इस प्रकार से हम लोग इनको
पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में किस अवस्था में खतौनी की बात करते हैं, तो खतौनी जिसे बोलते हैं पोस्टिंग, और पोस्टिंग हम लोगों की खाता बही में की जाती है। जर्नल से जब हम लोग खाते बना के जर्नल से हम लोग खतौनी करते हैं तो उसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12वीं हम लोगों का 12वीं का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रक्रिया का क्रम है। लेखांकन प्रक्रिया का जो क्रम की बात करते हैं तो वो क्रम है प्रारंभिक लेखा करना, सारांश करना, वर्गीकरण करना या फिर अंतिम खाते बनाना। तो इनका क्रम की बात करें तो 1 4 3 2 या फिर 1 2 3 4 या फिर 1 3 2 4। तो इसका सही क्रम आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही क्रम है तो वो अगर हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक लेखा करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 नंबर पर। सारांश हम लोगों का हो जाएगा 2 नंबर नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 नंबर पर, ये हो जाएगा हम लोगों का 3 नंबर पर और ये हो जाएगा हम लोगों का 4 नंबर पर। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 जिसमें होगा तो वही सही आंसर हो जाएगा और सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि ल्यूकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी। तो मैंने अभी बताया 1594, 1697, 1494 या फिर 1766। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि मानव संसाधन लेखांकन का आशय है। मानव संसाधन लेखांकन का क्या आशय है? कर्मचारियों के वेतन का लेखा करना? बिल्कुल नहीं। बाजार में योग्य व्यक्तियों का चयन करना हो सकता है। स्टाफ को मानव संपत्ति मानकर उनका मूल्यांकन समूहों में करना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मानव संसाधन जब हम लोग पढ़ेंगे HRA, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं, HRM पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों को मानव संसाधन लेखांकन की उसमें बात करते हैं। और मानव संसाधन लेखांकन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। HRA ये हम लोगों का बिजनेस स्टडी का पार्ट रहता है। ठीक है, बिजनेस स्टडी का पार्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन का कार्य है। लेखांकन का क्या कार्य होता है? तो लेखांकन का क्या काम होता है? व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लेखांकन का जो कार्य है वो व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का आशय है। सामाजिक उत्तरदायित्व, अभी मैंने आप लोगों को सामाजिक लेखांकन के बारे में बताया था। तो सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन की बात हम लोग करेंगे। देखो लेखांकन बहुत से प्रकार होते हैं, लागत लेखांकन होता है, कर लेखांकन होता है। तो लेखांकन के प्रकार बहुत होते हैं, ये मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, इनको आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की क्लास में मैंने रखे हुए हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का आशय क्या होता है? समाज सेवा करना, लेखांकन को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना, व्यवसाय के सामाजिक कार्यों, रोजगार, पर्यावरण, सुरक्षा आदि को अंतिम लेखों में प्रकट करना, मानव संसाधन लेखांकन को उत्तरदायी बनाना। तो इसका जो सही आंसर है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि व्यवसाय के सामाजिक कार्यों जैसे रोजगार, पर्यावरण, सुरक्षा आदि को अंतिम लेखों में प्रकट करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी में हम लोग सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन की बात करते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि इनमें से कथन कौन सा सत्य है? वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन का पूरक है। वित्तीय लेखांकन का कार्य जहां समाप्त होता है, प्रबंध लेखांकन का कार्य वहां प्रारंभ होता है। लागत लेखांकन प्रबंध लेखांकन की आधारशिला है या फिर उपरोक्त सभी, ये सारे विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्तीय लेखांकन का कार्य। वित्तीय लेखांकन का कार्य मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जहां कार्य प्रारंभ होता है, समाप्त होता है,
वहीं हम लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही है, इनमें से कौन सी बात सही है? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, ये तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया है। तो यही हम लोगों का जो है विकल्प सही हो जाएगा कि लेखांकन व्यवसाय का आधार है, नहीं है। लेखांकन व्यवसाय की कला और विज्ञान, लेखांकन व्यवसाय की कला एवं विज्ञान है, लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये सारी बातें सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और आखिरी क्वेश्चन है आज का हम लोगों का। क्वेश्चन आखिरी है, लेकिन अगले सेट में हम लोग 30 क्वेश्चन को करेंगे। अगले सेट में 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं कि लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व है। लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? स्वामी के लिए अधिक लाभार्जन, कर्मचारियों का शोषण, या फिर सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, या फिर समाज के गरीब वर्गों के हितार्थ काम करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेखांकन का ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि सभी लोग, अगर मान लो तुम्हारा कोई प्रॉफिट है, जैसे मान लो कि तुमने व्यवसाय में पैसा लगाया है, तो तुम्हें ये हक जानने का है कि उस व्यवसाय को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या उसमें क्या काम चल रहा है। तो ये बातें हम लोग कब से जानेंगे? लेखापाल अगर बताएगा, ये उसका सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं, और भी क्वेश्चन हैं इसके आगे की क्लास की। हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन की आगे की क्लास हम लोग आगे करेंगे, और इसमें क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर ना क्लियर हो तो भी आप लोग कमेंट कीजिए कि कॉन्सेप्ट भी सर क्लियर करा दीजिए। तो उस पर में मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। लेकिन ज़्यादातर लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसीलिए कम समय को देखते हुए, कम समय हम लोगों के पास तैयारी करने का, इसीलिए हम लोग MCQ तैयारी को, MCQ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें, कुछ कोशिश तो कर सकें, जिससे आप लोगों को एग्जाम अच्छी तरीके से पास हो जाए। मैंने पिछली बार एस्टेट में आप लोगों की अच्छी तरीके से तैयारी करवाई थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 24 क्लासें आप लोगों को उसमें करवा के दी थी, और बताई थी कि यहाँ से इन क्लासों को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बिल्कुल पास हो गए होंगे, बिल्कुल मेरी पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार से हम लोग इस एग्जाम को भी मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।